प्यारे बच्चों, माध्यमिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश के अध्ययन और अध्यापन की इस नई तकनीक में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर अनिता गौतम, प्रवक्ता जीव विज्ञान जेपी इंटर कॉलेज कैंपियरगंज गोरखपुर से आपके समक्ष कक्षा 12 के जीव विज्ञान विषय के अध्याय 12 जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग लेकर के उपस्थित हुई हूँ। बच्चों, इस अध्याय में हम ये जानेंगे कि जैव प्रौद्योगिकी मानव कल्याण के लिए कितनी उपयोगी है। बच्चों, इस अध्याय को भलीभांति समझने के लिए हमें अध्ययन बिंदुओं को देखना होगा। तो चलिए देख लेते हैं अध्ययन बिंदु। अध्ययन बिंदु में पहला, जैव प्रौद्योगिकी एवं इसके उपयोग। इसमें हम जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से संबंधित मुख्य बातों को जानेंगे। फिर हम जैव प्रौद्योगिकी एवं कृषि के क्षेत्र में जैव प्रौद्योगिकी के उपयोगिता को जानेंगे, जो कि महत्वपूर्ण अभूतपूर्व योगदान है जैव प्रौद्योगिकी का। इसी में हम बीटी फसलों को देखेंगे और साथ ही में हम पीड़क प्रतिरोधी पौधों को जान लेंगे, जो कि आरएनए अंतःक्षेप सिद्धांत पर आधारित हैं। बच्चों, इसके बाद हम जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोगिता को जानेंगे, जो कि सर्वाधिक योगदान है जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में। इसके अंतर्गत हम इंसुलिन और वैक्सीन की जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से उपलब्धता को जानेंगे। बच्चों, फिर हम जीन चिकित्सा और आणविक निदान के बारे में चर्चा कर लेंगे। इसके बाद हम पारजीवी जंतु, जिन्हें ट्रांसजेनिक जंतु भी कहते हैं, ये क्या हैं और इनसे जैव प्रौद्योगिकी में क्या लाभ है, इसको हम जानेंगे। अंत में हम उन नैतिक मुद्दों के बारे में चर्चा कर लेंगे जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, जैसे जैव सुरक्षा समस्याएं, बायोपायरेसी और जैव एकस्व। चलिए बच्चों, तो शुरू कर लेते हैं। पहला अध्ययन बिंदु, जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग। बच्चों, इस अध्याय से पहले आपने जैव प्रौद्योगिकी के सिद्धांत एवं प्रक्रम का अध्ययन कर लिया होगा, लेकिन इस अध्याय को शुरू करने से पहले हम जैव प्रौद्योगिकी को पुनः जानेंगे कि किसी विशेष पदार्थों या उत्पादों को बनाने या विकसित करने के लिए जीवित प्रणालियों और जीवों का उपयोग किया जाता है। इसे ही हम जैव प्रौद्योगिकी या बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी ने मानव कल्याण से संबंधित हर पहलू को प्रभावित किया है और इसीलिए 21वीं शताब्दी को जैव प्रौद्योगिकी का युग माना जाता है। तो चलिए देख लेते हैं जैव प्रौद्योगिकी एवं उसके उपयोग से संबंधित मुख्य बातों को। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी मुख्यतः आनुवांशिक रूप से रूपांतरित सूक्ष्म जीवों, कवक, पौधों व जंतुओं का उपयोग करते हुए जैव भैषजिक यानी कि बायोफार्मास्यूटिकल्स, ऐसी औषधियाँ जो जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाई गई हैं, वह जैविक पदार्थों का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन है। औद्योगिक स्तर पर उत्पादन होता है इन पदार्थों का, ताकि ये जो जैविक पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए जाते हैं वह आम जनता को भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो सकें। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी का उपयोग निम्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे चिकित्सा शास्त्र, कृषि के क्षेत्र में आनुवांशिकता रूपांतरित फसलें बनाने में, जैव सुधार, संसाधित खाद्य, अपशिष्ट प्रतिपादन और ऊर्जा उत्पादन आदि में। बच्चों, जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। पहला, उन्नत जीवों जैसे सूक्ष्म जीवों या शुद्ध एंजाइम के रूप में सर्वोत्तम उत्प्रेरक को बनाना। फिर उत्प्रेरक के कार्य हेतु अभियांत्रिकी द्वारा सर्वोत्तम परिस्थितियों का निर्माण करना, यानी ताप और पीएच आदि। बच्चों, अनुप्रवाह प्रक्रमण यानी डाउनस्ट्रीम प्रोसेस, इस तकनीक का प्रोटीन या कार्बनिक यौगिक के शुद्धिकरण में उपयोग करना। बच्चों, जो भी जैविक पदार्थ जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनाए जाते हैं, उनको बनाने के बाद मार्केट में ले जाने तक की प्रक्रिया के अंतर्गत उन जैविक पदार्थों का पृथक्करण, शुद्धिकरण करने के बाद उसका गुणवत्ता परीक्षण किया जाता है और तब जाकर के उसे मार्केट में लाया जाता है। तो ये सभी जो क्षेत्र हैं, ये जैव प्रौद्योगिकी के 3 विवेचनात्मक अनुसंधान क्षेत्र हैं। चलिए बच्चों, आगे हम जैव प्रौद्योगिकी का कृषि के क्षेत्र में उपयोगिता को जान लेते हैं। बच्चों, खाद्य उत्पादन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि पर निर्भर होता है और कृषि में उत्पादन के लिए की वृद्धि के लिए 3 संभावनाएं हैं। पहला, कृषि रसायन आधारित कृषि, कार्बनिक कृषि और आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि। बच्चों, आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। वास्तव में हरित क्रांति बहुत बड़ी उपलब्धि रही है, लेकिन इसमें
अत्यधिक रासायनिक खादों और कीटनाशकों का उपयोग होता है, जिससे कि भूमि की जो उर्वरता है वह कम हुई है और प्रदूषण भी बढ़ा है। इसीलिए आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि के द्वारा इन दुष्प्रभावों को कम किया जा रहा है और उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। बच्चों, आनुवांशिकता निर्मित फसल आधारित कृषि आनुवांशिक रूप से रूपांतरित पौधों के द्वारा होती है। ऐसे पौधे जीवाणु, कवक, जंतु जिनके जीन हस्त कौशल द्वारा यानी कि जीनी अभियांत्रिकी द्वारा, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा परिवर्तित किए जा चुके हैं, वो आनुवांशिकता रूपांतरित जीव या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म जीएमओ कहलाते हैं। बच्चों, जीएमओ का व्यवहार स्थानांतरित जीन की प्रकृति, परपोषी पौधों, जंतुओं या जीवाणुओं की प्रकृति व खाद्य जाल पर निर्भर करता है। बच्चों, आनुवांशिक रूप से रूपांतरित जो पौधे होते हैं उनमें मूल चूक बदलाव किया जाता है जो सकारात्मक होता है हम लोगों के लिए, जैसे रोग रहित एवं रोग प्रतिरोधक पौधों का उत्पादन किया जाता है। ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जिनमें रोग न हो और अगर रोग हो भी जाए तो वह उसके प्रतिरोधी हों। बच्चों, भूमि व पौधों में नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाया जाता है ताकि पौधों को उचित पोषण प्राप्त हो सके। कीट, कवक, शाकनाशी या जिसे हर्बिसाइड भी कहते हैं की प्रतिरोधक किस्में तैयार की जाती हैं। अजैव प्रतिबलों जैसे ठंडा, सूखा, लवण, ताप के प्रति अधिक सहिष्णु पौधों को तैयार किया जाता है। ऐसे पौधे तैयार किए जाते हैं जो इन अजैव प्रतिबलों के रहने पर भी समुचित रूप से विकसित हो सकें। बच्चों, पौधों में पोषण क्षमता बढ़ाया जाता है। बच्चों, आपने गोल्डन राइस का नाम सुना होगा। गोल्डन राइस विटामिन ए समृद्ध धान है। बच्चों, परजीवी या परजीवी जिन्हें ट्रांसजेनिक भी कहते हैं, ऐसे पौधों को तैयार किया जाता है। चलिए बच्चों, आगे हम देखें, जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा ऐसी फसलें उत्पन्न की जा रही हैं जिनमें कीटनाशकों की आवश्यकता नहीं होती क्योंकि यह पीड़क प्रतिरोधी होती हैं। बच्चों, पीड़क प्रतिरोधी पौधों, यहाँ पीड़क शब्द का अर्थ है कि ऐसे कीट या छोटे जंतु जो पौधों को नुकसान पहुंचाते हैं। बच्चों, इसी में हम आगे जानेंगे बीटी फसलें। बीटी एक प्रकार का जैव विष है जिसे बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस जीवाणु से निर्मित करते हैं। इनसे फसलों में जैव विष बनने लगता है जिससे कि पीड़क नाशक की आवश्यकता नहीं रह जाती। बच्चों, इन फसलों को बीटी फसल या बीटी क्रॉप कहते हैं, जैसे बीटी कपास, बीटी मक्का, बीटी धान, बीटी टमाटर, बीटी आलू, बीटी बैंगन, बीटी तंबाकू आदि। चलिए अब हम बीटी जैव विष को समझ लेते हैं। बीटी जैव विष बैसिलस थ्यूरेजिएंसिस नामक जीवाणु में क्राई जीन पाया जाता है और इस क्राई जीन के द्वारा प्राक विष बनता है। जैव विष का निष्क्रिय रूप है प्राक विष, तो प्राक विष बनता है रवे के रूप में या क्रिस्टल के फॉर्म में। बच्चों, यह प्राक विष जब कीट में पहुंचता है तो कीट में यह सक्रिय जैव विष के रूप में बदल जाता है और मारक का काम करता है इन कीट समूह के कीटों पर, जैसे लेपिडोप्टेरान में तंबाकू की कलिका कीड़ा, सैनिक कीड़ा और कोलेप्टेरान में भृंग कीट, डिप्टेरान में मक्खी, मच्छर आदि में। बच्चों, जैव विष के प्रभाव को समझ लें। बच्चों, यहाँ बीटी फसल की पत्ती दिखाई गई है जिसमें कि बीटी जैव विष जीन है और जिससे बीटी जैव विष प्रोटीन बन रहा है। जब कीट लार्वा इसे खाता है तो कीट लार्वा की मृत्यु हो जाती है। अब हम बीटी जैव विष की सक्रियता को समझ लेते हैं। बच्चों, बीटी जैव विष की सक्रियता को समझ लिया जाए। यहाँ बच्चों, यह बीटी फसल की पत्ती है जिसमें कि बीटी जैव विष प्राक विष के रूप में है। प्राक विष रवे के रूप में क्रिस्टल फॉर्म में इस पत्ती में है जिसे कीट लार्वा खाता है और जब कीट लार्वा खाता है तो यह प्राक विष कीट लार्वा की आंत में पहुंच जाता है। आंत में पहुंच करके आंत के क्षारीय पीएच के कारण यह सक्रिय जैव विष में बदल जाता है और सक्रिय जैव विष इस कीट लार्वा की आंत की भित्ति से जुड़ करके उसे घुला देता है और इसकी मध्य आंत की भित्ति में छेद हो जाता है जिससे कि 1 से 2 दिन में कीट लार्वा की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से बीटी जैव विष की सक्रियता को हमने जाना। चलिए अब हम आगे देखें। बीटी जीवाणुओं में जैव विष जिन जीन द्वारा कूटबद्ध होते हैं उन्हें क्राई जीन कहते हैं। उदाहरण स्वरूप
Cry1AC जीन और Cry2AB जीन, ये प्रोटीन बनाने के लिए जिम्मेदार होते हैं। कौन सा प्रोटीन? प्रोटीन जैव विष कपास के मुकुल कृमि को नियंत्रित करता है। इसी तरह Cry1AB जीन प्रोटीन जैव विष बनाता है और यह प्रोटीन जैव विष मक्का छेदक को नियंत्रित करते हैं। बच्चों चलिए अब हम पीड़क प्रतिरोधी पौधों को देख लेते हैं, जान लेते हैं इनके बारे में, जो कि आरएनए अंतरक्षेप सिद्धांत पर आधारित होते हैं। बच्चों आरएनए अंतरक्षेप सिद्धांत पर आधारित जीएम पौधों का विकास किया जाता है। उदाहरण स्वरूप तंबाकू के पौधों की जड़ों में सूत्रकृमि यानी कि नीमेटोड्स मिल्वाडिगाइन इनकॉग्निशिया संक्रमित करता है, जिसे आरएनए अंतरक्षेप द्वारा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेसियंस नामक जीवाणु को संवाहक के रूप में प्रयोग करके समाप्त किया जाता है। आरएनए अंतरक्षेप में क्या होता है ये जाने। आरएनए अंतरक्षेप में कोशिका के अंदर अवांछित अथवा हानिकारक जीन निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसमें द्विसूत्री आरएनए के माध्यम से लक्षित कोशिकाओं में प्रोटीन संश्लेषण को रोका जाता है। बच्चों आरएनए अंतरक्षेप की प्रक्रिया किस तरह से होती है, संक्षेप में हम समझ लेते हैं। बच्चों पीड़क की कोशिका में उपापचयी जीन पाए जाते हैं जिससे कि प्रोटीन बनता है। अब ये जो उपापचयी जीन है यही जैव प्रौद्योगिकी में वांछित जीन का कार्य करता है। यही वांछित जीन प्लाज्मिड की सहायता से पौधे में अंतर्वेशित करा दिया जाता है और अंतर्वेशित कराने के बाद पीड़क में क्या होता है इसको जाने हम। पीड़क में सामान्य अवस्था में सेंट्रल डोग्मा के अनुसार डीएनए के अनुलेखन से एमआरएनए या मैसेंजर आरएनए बनता है और मैसेंजर आरएनए के अनुवादन से प्रोटीन बनता है। ये सामान्य अवस्था में होता है, लेकिन पीड़क में आरएनए अंतरक्षेप में क्या होता है ये जाने। ये जो मैसेंजर आरएनए है, ये एमआरएनए यहाँ दिखाया जा रहा है, ये मैसेंजर आरएनए, इस मैसेंजर आरएनए के पूरक में छोटे छोटे आरएनए जोड़ दिए जाते हैं जिन्हें हम एसआई आरएनए या स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए कहते हैं। बच्चों जब ये स्मॉल इंटरफेयरिंग आरएनए इनसे जोड़ दिए जाते हैं तो अनुवादन की प्रक्रिया रुक जाती है और अनुवादन की प्रक्रिया रुक जाने से कोई प्रोटीन नहीं बनता है और कोई प्रोटीन जब नहीं बनता है तो पीड़क की मृत्यु हो जाती है। तो इस तरह से आरएनए अंतरक्षेप सिद्धांत द्वारा पीड़क प्रतिरोधी पौधे तैयार कर लिए जाते हैं। तो चलिए बच्चों अब आगे देख लेते हैं हम जैव प्रौद्योगिकी का स्वास्थ्य के क्षेत्र में उपयोगिता। बच्चों जैव प्रौद्योगिकी के उपयोग से हमारे शरीर में विशिष्ट ऊतकों में बनने वाली विविध प्रकार की लाभदायक प्रोटीन्स की जीन्स को जीन पुनर्संयोजन द्वारा जीवाणुओं में अंतर्वेशित करा करके और रूपांतरित जीवाणु द्वारा इस प्रोटीन का बड़े पैमाने पर संश्लेषण कराया जाता है। बच्चों जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा प्रोटीन, हार्मोन, प्रतिजैविक, एंजाइम, वैक्सीन, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी आदि का इस विधि से बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जा रहा है। बच्चों इंसुलिन, रुधिर जामन के लिए आवश्यक रुधिर जामन कारक 8, विषाणु के संक्रमण से सुरक्षा करने वाले पदार्थ, इंटरफेरॉन, मानव वृद्धि हार्मोन जिसे HGH या हीमोट्रॉप भी कहते हैं का औद्योगिक स्तर पर उत्पादन किया गया है। बच्चों चलिए अब हम जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा इंसुलिन की उपलब्धता को जान लेते हैं। बच्चों मनुष्य में मधुमेह रोग, बच्चों आपने सोचा है कि अगर आपके आसपास जो मधुमेह रोगी हैं उनको पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन ना मिले तो उनका क्या होगा। बच्चों मनुष्य में मधुमेह रोग डायबिटीज मेलाइटस कार्बोहाइड्रेट व पचय में गड़बड़ी से होता है। इस रोग में रोगी के शरीर में इंसुलिन का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो पाता और जो इंसुलिन है वह अग्नाशय के बीटा कोशिकाओं से स्रावित होता है जो शरीर की कोशिकाओं को रक्त से ग्लूकोज को लेने के लिए प्रेरित करता है और जो अतिरिक्त ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन के रूप में यकृत में संचित हो जाता है। लेकिन पूर्व के समय में यानी कि पहले के समय में चौपायों के अग्नाशय से यानी कि जैसे बकरी, सूअर, गाय आदि इन चौपायों के अग्नाशय से प्राप्त इंसुलिन से मधुमेह का इलाज किया जाता था, लेकिन इससे बहुत से लोगों में प्रत्युर्जा या एलर्जी उत्पन्न हो जाती थी। बच्चों
1983 में एली लिली नामक अमेरिकन कंपनी ने सर्वप्रथम अभियांत्रित मानव इंसुलिन बनाया। क्या किया इन्होंने, इसे देख लेते हैं। बच्चों, इन्होंने 2 डीएनए अनुक्रमों को तैयार किया जो इंसुलिन की श्रृंखला ए और बी के अनुरूप होती हैं। इसे ई कोलाई में प्रवेश कराकर इंसुलिन श्रृंखलाओं का उत्पादन किया। ए और बी श्रृंखलाओं को निकालकर डाइसल्फाइड बंध बनाकर संयोजित करके मानव इंसुलिन का निर्माण किया। चित्र के माध्यम से समझ लें हम इंसुलिन को। बच्चों, यहाँ ए पेप्टाइड श्रृंखला दिखाई गई है ये लाल रंग से, और यह बी पेप्टाइड श्रृंखला है प्राक इंसुलिन की। ये ए पेप्टाइड श्रृंखला और बी पेप्टाइड श्रृंखला ये दोनों सी पेप्टाइड श्रृंखला से जुड़ी होती हैं। सी पेप्टाइड श्रृंखला को लिंकर पेप्टाइड श्रृंखला भी कहते हैं। यह जो चित्र है यह प्राक इंसुलिन का है, यह प्राक इंसुलिन कहलाता है। प्राक इंसुलिन इंसुलिन का अपरिपक्व रूप है। अब क्या किया जाता है, ए पेप्टाइड श्रृंखला और बी पेप्टाइड श्रृंखला में से सी पेप्टाइड श्रृंखला को बाहर निकाल दिया जाता है और ए और बी पेप्टाइड श्रृंखला को डाइसल्फाइड बना करके संयोजित कर लिया जाता है और इंसुलिन, परिपक्व इंसुलिन प्राप्त कर लिया जाता है। बच्चों, अब हम जानेंगे जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से मानव इंसुलिन का निर्माण किस तरह से होता है। बच्चों, मानव इंसुलिन को ह्यूम्युलिन भी कहा जाता है। जाने हम मानव कोशिका। बच्चों, ये मानव कोशिका दर्शाई गई है और यह जीवाणु है। मानव कोशिका में इंसुलिन के लिए वांछित जीन है और यह जीवाणु है जिसमें कि प्लाज्मिड है। अब इस प्लाज्मिड में रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा इसे उचित स्थान पर काट लिया जाता है और इस वांछित जीन का प्लाज्मिड में अंतर्वेशन करा दिया जाता है। अब इस रूपांतरित प्लाज्मिड को इस जीवाणु में पुनः प्रवेश कराया जाता है। इस अभियांत्रित जीवाणु को किण्वन द्वारा बहुगुणन कराया जाता है जिसमें कि इंसुलिन बनता है। अब जो इंसुलिन बन रहा है उसका पृथक्करण और शुद्धिकरण करके मानव इंसुलिन प्राप्त कर लिया जाता है जिसे इंजेक्शन के माध्यम से रोगियों को दे दिया जाता है। तो बच्चों, इस तरह हमने जाना कि मानव इंसुलिन, जिसे हम ह्यूम्युलिन भी कहते हैं, वह जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से कैसे बनता है। बच्चों, चलिए अब हम इसी क्रम में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा वैक्सीन की उपलब्धता को जान लेते हैं। वैक्सीन का उपयोग मनुष्य को संक्रामक रोगों से प्रतिरक्षा प्रदान करने के लिए किया जाता है। सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर नाम बहुत महत्वपूर्ण है। एडवर्ड जेनर ने 1794 में गौ चेचक का वैक्सीन ज्ञात किया। जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा रोगाणु जैसे हेपेटाइटिस विषाणु, यहाँ उदाहरण लिया गया है, हेपेटाइटिस विषाणु से एंजाइम उत्पन्न करने वाले जीन को पृथक करके प्लाज्मिड से जोड़ दिया जाता है और पुनर्संयोजित प्लाज्मिड को ईस्ट कोशिकाओं में प्रवेश करा करके पुंज या क्लोन तैयार कर लिया जाता है। चित्र में देखें बच्चों, यह हेपेटाइटिस बी विषाणु है जिससे कि सतही एंटीजन जीन को पृथक कर लिया जाता है और इसे ईस्ट की कोशिका ईस्ट में अंतर्वेशित करा दिया जाता है जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से और इन ईस्ट की कोशिकाओं का संवर्धन कराया जाता है। रूपांतरित ईस्ट की कोशिकाओं का संवर्धन कराया जाता है और कराने के बाद वैक्सीन प्राप्त कर लिया जाता है। तो इस तरह से हमने जाना कि वैक्सीन किस तरह से जैव प्रौद्योगिकी के माध्यम से बनते हैं। बच्चों, आगे जैव प्रौद्योगिकी द्वारा निर्मित कुछ वैक्सीन के नाम यहाँ बताए जा रहे हैं जो कि बनाए जा चुके हैं। वैक्सीन को टीका भी कहा जाता है। यहाँ दिखाया जा रहा है एंटी हेपेटाइटिस टीका, एंटी रेबीज टीका, कॉलेरा टीका, मलेरिया टीका, चेचक का टीका, खसरा टीका, हर्पीज विषाणु का टीका। बच्चों, वर्तमान समय में जो कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में पूरा विश्व कोविड-19 से जूझ रहा है और ऐसे समय में भी जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा कोविड-19 के लिए वैक्सीन बनाया जा रहा है। बच्चों, जिन अभियांत्रित फलों व सब्जियों में पाए जाने वाले वैक्सीन, जिन्हें हम खाद्य वैक्सीन कहते हैं, ये भी बनाए जा रहे हैं। जैसे आलू, टमाटर, केला, इनको खाद्य वैक्सीन के रूप में प्रयोग में लाया जा रहा है। चलिए बच्चों, अब हम जीनी चिकित्सा को देख लेते हैं, इस पर चर्चा कर लेते हैं। बच्चों,
आनुवांशिक रोग सामान्य जीन में उत्परिवर्तन के कारण त्रुटिपूर्ण एंजाइम या प्रोटीन के बनने के कारण होते हैं। बच्चों, ऐसे आनुवांशिक रोगों के लिए, आनुवांशिक रोग की चिकित्सा के लिए रोगी की कोशिकाओं और ऊतकों में इस रोग के सामान्य क्रियाशील जीन को प्रविष्ट कराने एवं त्रुटिपूर्ण जीन में आवश्यक सुधार लाने को जीन चिकित्सा या जीन थेरेपी या जीन सर्जरी कहा जाता है। बच्चों, जीन चिकित्सा दो प्रकार की होती है, जनन रेखा जीन चिकित्सा या जर्म लाइन जीन थेरेपी। बच्चों, यह जो जनन रेखा जीन चिकित्सा है, यह जनन कोशिकाओं जैसे कि अंडाणु, शुक्राणु तथा जाइगोट आदि में किया जाता है। इसमें जो जीनी चिकित्सा है यह वंशागत होती है। जीनी सुधार जो है, जीन में जो सुधार आता है वह वंशागत होता है। बच्चों, दूसरा जो है वह है दैहिक जीन चिकित्सा या सोमैटिक जीन थेरेपी। इसमें जीन चिकित्सा दैहिक कोशिकाओं या ऊतकों में किया जाता है और इसमें रोग का जो लक्षण है या तो एकदम कम हो जाता है या रोग एकदम ठीक हो जाता है। बच्चों, इस दैहिक जीन चिकित्सा में जो जीन चिकित्सा होती है वह वंशागत नहीं होती है। बच्चों, सर्वप्रथम 1990 में एक 4 साल की बच्ची पर जीन चिकित्सा का सफल प्रयास किया गया था। यह बच्ची एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, जिसे शॉर्ट में एडीए भी कहते हैं, की कमी के कारण स्किड सीवियर कंबाइंड इम्यूनो डिफिशियंसी से पीड़ित थी, जिसमें शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली कमजोर हो जाती है। कैसे हुई इस बच्ची की एडीए जीन चिकित्सा, इसको हम जरा जान लेते हैं। एडीए जीन चिकित्सा, बच्चों, अस्थि मज्जा की कोशिकाओं में सामान्य अवस्था में ऐसे जीन पाए जाते हैं जो एडीए के लिए जिम्मेदार होते हैं। एडीए यानी एडिनोसिन डीएमिनेज एंजाइम, इनके लिए जिम्मेदार होते हैं, जिससे कि लिम्फोसाइट बी और टी कोशिकाएं बनती हैं और प्रतिरक्षा तंत्र सामान्य होता है। लेकिन असामान्य अवस्था में जीन में उत्परिवर्तन होने के कारण एडीए में कमी हो जाती है और एडीए में कमी होने के कारण लिम्फोसाइट में कमी आ जाती है, जिससे कि प्रतिरक्षा प्रणाली क्षीण हो जाती है, कमजोर हो जाती है। अब जीन चिकित्सा किस तरह से होती है एडीए की, ये जाने, जो कि उस 4 साल की बच्ची में किया गया था। बच्चों, यहाँ रोगी के लिम्फोसाइट को बाहर निकाल दिया जाता है शरीर से और उसमें वांछित जीन जो कि एडीए जीन है, इस जीन को इस लिम्फोसाइट में प्रवेश कराया जाता है और प्रवेश करा करके इन रूपांतरित लिम्फोसाइट का संवर्धन कराया जाता है और संवर्धन कराने के बाद इन लिम्फोसाइट को शरीर में, रोगी के शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है, जिससे कि अस्थि मज्जा सामान्य अवस्था में आ जाती है और इस तरह चिकित्सा हो जाती है। लेकिन मैं यहाँ आपको बताना चाहूँगी कि चूंकि यह जीन चिकित्सा दैहिक कोशिकाओं में थी और लिम्फोसाइट की जो आयु है वो कम होती है, इसलिए इस प्रक्रिया को बार बार करना पड़ता है। यदि यही जीन चिकित्सा भ्रूणीय अवस्था में कर दिया जाए तो इसका अस्थायी इलाज हो जाता है, अस्थायी उपचार हो जाता है। चलिए बच्चों, आगे अब हम आणविक निदान को समझ लेते हैं। क्या है आणविक निदान? बच्चों, किसी भी रोग का प्रभावी उपचार उस रोग की प्रारंभिक पहचान के कारण ही होता है और जो पारंपरिक विधियां हैं रोग के पहचान की, जैसे कि रक्त की जांच, मूत्र विश्लेषण, इनसे रोग की प्रारंभिक पहचान नहीं हो पाती। ऐसे में जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाई गई इन तकनीकों द्वारा रोग की पहचान की जाती है, जैसे पुनर्योगज डीएनए प्रौद्योगिकी यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, पॉलीमरेज श्रृंखला अभिक्रिया पीसीआर, एंजाइम संलग्न प्रतिरक्षा शोषक आमापन यानी एलाइजा तकनीकों द्वारा रोग की प्रारंभिक पहचान की जाती है। बच्चों, एचआईवी की पहचान, कैंसर रोगियों के जीन में होने वाले उत्परिवर्तन की पहचान जैव प्रौद्योगिकी के द्वारा बनाए गए इन तकनीकों द्वारा किया जाता है। चलिए बच्चों, आगे अब हम पारजीवी जंतुओं को जान लेते हैं कि पारजीवी जंतु क्या हैं। बच्चों, ऐसे जंतु जिनके जीनोम में किसी अन्य जंतु या पादप कोशिका के विजातीय वांछित लक्षण वाले जीन का निवेश कराया जाता है, उन्हें हम पारजीवी जंतु कहते हैं। बच्चों, चूहा, खरगोश, बकरी, गाय आदि बहुत से पारजीवी जंतुओं का विकास किया जा चुका है। विशेष करके चूहों का इस्तेमाल जैव प्रौद्योगिकी में सबसे ज़्यादा किया जाता है। 95% चूहों का इस्तेमाल पारजीवी जंतु के रूप में किया जाता है। बच्चों, जीन स्थानांतरण द्वारा
अधिक गुणवत्ता तथा अधिक मात्रा में दूध, मांस या ऊन देने वाले जंतुओं को के विकास को आणविक खेती या मॉलिक्यूलर फार्मिंग कहते हैं। बच्चों, परजीवी जंतुओं से क्या लाभ हैं इसको समझ लेते हैं। सामान्य शरीर क्रिया व विकास। पहले बच्चों, जब किसी जीन को शरीर में प्रवेश कराया जाता है तो उस जीन का शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, शरीर के विकास पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको जानने के लिए इन परजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। बच्चों, आगे रोगों का अध्ययन। बच्चों, बहुत सारे रोग जैसे कि एल्जाइमर, पार्किंसन, कैंसर, पुटिया रेशमयता, इन सब रोगों के अध्ययन में भी इन परजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। जैविक उत्पाद। बहुत सारे जैविक उत्पाद इन परजीवी जंतुओं द्वारा प्राप्त होते हैं। मैं यहाँ उदाहरण लूंगी गाय का। बच्चों, परजीवी जंतु के रूप में रोजी नामक गाय बनाई गई है जिसके दूध में मानव का प्रोटीन पाया जाता है, जिस प्रोटीन का नाम अल्फा लैक्टोएल्बुमिन है। बच्चों, इस गाय के 1 लीटर दूध में 2.4 ग्राम मानव प्रोटीन पाया जाता है। इस तरह से बहुत सारे जैविक उत्पाद हैं जो परजीवी जंतुओं के द्वारा प्राप्त होते हैं। टीका सुरक्षा। बच्चों, जब भी कोई टीका बनाया जाता है तो उसका परीक्षण पहले इन परजीवी जंतुओं पर किया जाता है और देखा जाता है कि इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, तब उसका प्रयोग मनुष्यों में किया जाता है। बच्चों, अगला है रासायनिक सुरक्षा परीक्षण। बच्चों, बहुत सारे रसायन ऐसे होते हैं जो विषाक्त होते हैं, उनकी विषाक्तता कितनी है इसको जानने के लिए भी इन परजीवी जंतुओं का उपयोग किया जाता है। बच्चों, इस तरह से हमने देखा परजीवी जंतुओं से हमें कितने लाभ हैं। बच्चों, आगे हम उन नैतिक मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे जो जैव प्रौद्योगिकी से संबंधित हैं, जैसे जैव सुरक्षा समस्याएं पहले देखेंगे। बच्चों, मानव जाति द्वारा आनुवांशिक रूपांतरित जीवों का उपयोग एवं दुरुपयोग। बच्चों, मानव हरित क्रांति से जीन क्रांति की ओर अग्रसर हुआ है, लेकिन कुछ बहुराष्ट्रीय कंपनियां ऐसी हैं जो पूरे जीन बैंक पर अधिकार जमाए हुए हैं और इनका दुरुपयोग कर सकती हैं। साथ ही में जो रूपांतरित जीव हैं उन जीवों का हमारे पारिस्थितिकी तंत्र में बने रहना भी आवश्यक है। बच्चों, जैव सुरक्षा के लिए भारत में GEAC यानी आनुवांशिकी अभियांत्रिकी संस्तुति समिति यानी जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी गठित की गई है, जो जैव प्रौद्योगिकी के अनुसंधानों के बारे में निर्णय लेती है। चलिए बच्चों, अब हम बायोपायरेसी को समझ लेते हैं। क्या है बायोपायरेसी? बच्चों, बहुराष्ट्रीय कंपनियां या दूसरे संगठन यदि किसी देश या उसके लोगों से बिना उसके प्राधिकृत या ऑथराइज किए जाने अथवा समुचित प्रतिकर कंपेंसेशन भुगतान के यदि उनके जैव संसाधनों का या परंपरागत ज्ञान का प्रयोग करते हैं तो इसे हम बायोपायरेसी कहते हैं। बच्चों, मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि भारत में सर्वाधिक जैव विविधता है। विभिन्न प्रकार के पौधे, जंतु पाए जाते हैं और इसीलिए भारत में बायोपायरेसी भी ज़्यादा है। चलिए बच्चों, अब हम जैव एकस्व को समझ लेते हैं। जैव एकस्व या जैव पेटेंट, जिसे बायो पेटेंट भी कहते हैं। जैव एकस्व या बायो पेटेंट किसी सरकार द्वारा जैव पदार्थ के अन्वेषक की खोज के प्रति दिया गया अधिकार है, जिसके द्वारा किसी भी अन्य को उस खोज के व्यावसायिक प्रयोग से रोका जा सके। बच्चों, यहाँ मैं बताना चाहूँगी कि भारत में अकेले धान की 2 लाख से ज़्यादा किस्में हैं, जिसमें कि बासमती अपने स्वाद और सुगंध के लिए जानी जाती है और इसका उल्लेख हमारे धार्मिक ग्रंथों में भी है। लेकिन 1997 में एक अमेरिकी कंपनी ने इस पर जैव एकस्व प्राप्त कर लिया। कुछ प्रयोग करके इसकी प्रजातियों में बदलाव करके कहा कि यह हमारी है, जिसका कि भारत ने पुरजोर विरोध किया और भारत के विरोध के कारण इस कंपनी का दावा जो है वो गलत पाया गया। बच्चों, भारत में धान और हल्दी के उपयोग का एकस्व है। बच्चों, यहीं पर यह अध्याय समाप्त होता है। उम्मीद है आपको यह पता चला होगा कि जैव प्रौद्योगिकी मानव कल्याण के लिए कितना उपयोगी है। चलिए बच्चों, आगे हम अभ्यास कार्य देख लेते हैं। बच्चों, इस अध्याय को ध्यान से पढ़िए, सुनिए और देखिए। देखने के बाद हमने यहाँ कुछ प्रश्न दिए हैं अभ्यास कार्य के रूप में। आपको इन प्रश्नों को हल करना है
और इन प्रश्नों के उत्तर इसी अध्याय में दिए हुए हैं, इन्हें खोजना है और खोज करके हल करना है। उम्मीद है आपके लिए मेरा यह प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।